मांगा जाए, कलकत्ता की सरकार से इस्तीफा मांगा जाए, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, यहाँ यहाँ के लिए जो लोग कलकत्ता के लिए कह रहे हैं, वो यहाँ के लिए क्यों नहीं कह रहे? 2 साल पहले अंकिता भंडारी का मामला सामने आया। अगर अंकिता भंडारी के मामले में जो तथाकथित अभियुक्त अभी पकड़ से बाहर हैं, वो उनको सज़ा मिल गई होती, मुख्यमंत्री का ये वचन रह गया होता कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी इसमें सज़ा कराएंगे, और अपराधियों को बचाने का काम अगर नहीं होता, अपराधियों को बचाया नहीं जाता, तो निश्चित रूप में ऐसी घटनाओं पर विराम लग सकता था। क्योंकि उस समय अपराधियों को बचाया गया जबकि जांच पूरी नहीं हुई थी। उससे पहले सरकार का ये बयान आ गया था कि वीआईपी कोई नहीं है, वीआईपी कमरा है। ये जिस बस में ये घटना हुई, मैंने सुना कि उस बस में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जबकि ये अनुबंधित बस है और अनुबंध की शर्तों में ये प्रावधान है कि बस में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर आक्रोश है और सवाल पूछा जा रहा है कि भारत जो है वो महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है। आखिर महिलाएं आज़ादी से कैसे जी पाएंगी। निर्भया हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। कई साल बीत जाने के बाद भी आज भी वही सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कैसे कदम उठाए जाएंगे और सरकारों की इसमें क्या जवाबदेही है। देश भर में अलग अलग जगह से मामले आए हैं, चाहे वो कोलकाता का नशरंस रेप और हत्या का मामला हो या फिर बदलापुर में जो सेक्सुअल असॉल्ट का मामला आया है, और उत्तराखंड में भी 2 मामले ऐसे आए हैं जिसने जनता को झकझोर कर रख दिया है। उत्तराखंड महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल जी। उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केसेस आ रहे हैं एक के बाद एक, पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसके बाद पूरे देश में इस समय कोहराम मचा हुआ है, और पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हमेशा से सवाल उठता है कि दिल्ली को भी रेप कैपिटल कहा जाता था, अब देश के अन्य अन्य जो शहर हैं वो भी रेप कैपिटल्स बनते जा रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि बेटियों के प्रति अपराध की जो घटनाएं हैं, महिलाओं के प्रति अपराध की जो घटनाएं हैं, जो ये बलात्कार की तमाम घटनाएं हैं, इन घटनाओं के चाहे कहीं किसी की सरकार हो, दिल्ली में किसी की सरकार हो, बंगाल में किसी की सरकार हो, उत्तराखंड में किसी की सरकार हो, ये नहीं कहा जा सकता, ये नहीं कहना चाहिए कि किसी की सरकार है और उस सरकार को उसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए। पर ये ज़रूर है कि जब ये घटनाएं सामने आएँ, वहाँ की सरकारें उन अपराधियों के साथ बहुत कड़ाई से पेश आए। आज मैंने कल देखा, आज देख रहा हूँ मैं, आज कल परसों देख रहा हूँ मैं कि हमारे उत्तराखंड में ऐसी 2 घटनाएं हुई और उन घटनाओं के सत्ता पक्ष में कोई चर्चा नहीं है। सत्ता पक्ष के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग कलकत्ता के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि कलकत्ता में ऐसा हुआ, वहाँ की सरकार इस्तीफ़ा दे। ये ठीक बात है कि जो सरकार जहाँ है उससे लोकतांत्रिक इस व्यवस्था के तहत इस्तीफ़ा मांगा जाता है, मांगा जाए, कलकत्ता की सरकार से इस्तीफ़ा मांगा जाए, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में जो कुछ हुआ, यहाँ यहाँ के लिए जो लोग कलकत्ता के लिए कह रहे हैं, वो यहाँ के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं? हमारे उत्तराखंड में 2 ऐसे केस हुए, एक उधम सिंह नगर और एक अभी यहीं देहरादून में, ये 2 केस ऐसे हुए। इन पे सत्ता पक्ष के लोगों का क्या सोचना है, ये भी सामने आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर 2 साल पहले अंकिता भंडारी का मामला सामने आया था, अगर अंकिता भंडारी के मामले में जो तथाकथित अभियुक्त अभी पकड़ से बाहर हैं, वो उनको सज़ा मिल गई होती, मुख्यमंत्री का ये वचन रह गया होता कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी इसमें सज़ा कराएंगे, और अपराधियों को बचाने का काम अगर नहीं होता, अपराधियों को बचाया नहीं जाता, तो निश्चित रूप में ऐसी घटनाओं पर विराम लग सकता था। क्योंकि उस समय अपराधियों को बचाया गया, अपराधियों को छूट दी गई, आज भी अपराधी कानून के शिकंजे से बाहर हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अपराधी होते हैं और उनका मनोबल बढ़ता है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। आज उत्तराखंड में यही हो रहा है। इसलिए मेरा सरकार से कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर अपराध है, अपराधी है, तो उस अपराध को क्षम्य नहीं किया जाना चाहिए, क्षमा नहीं मिलनी चाहिए, और अपराधियों के साथ उसी मतलब बहुत ही हार्ड तरीके से पेश आना चाहिए। कोई रियायत अपराधियों को नहीं मिलनी चाहिए, तब जाके अपराध पर कंट्रोल हो सकता है।
अंकिता भंडारी केस का आपने जिक्र किया। अंकिता भंडारी केस में सरकार दावा करती है कि जो तीनों अभियुक्त थे उनको तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद भी जनता का सवाल है, विपक्ष का सवाल है कि क्या तीन ही अभियुक्त थे, उससे ज़्यादा जो अभियुक्त थे वो कहाँ हैं। वीआईपी जो है उसका सवाल लगातार लटका रहता है, जिसमें सरकार बोलती है कि वीआईपी कोई था ही नहीं। कोर्ट में भी इस तरह का बयान दिया है और इसके बाद विधानसभा में भी प्रेमचंद अग्रवाल ने इस तरह का बयान दिया था। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद सरकार ने जो घोषणाएं करी थी महिला सुरक्षा को लेकर, वो कहाँ हैं, उन्हें कैसे आप देखते हैं, क्योंकि ये घटनाएं दोबारा हो। मेरा ये कहना है कि सरकार ने अंकिता भंडारी केस की विवेचना पारदर्शी तरीके से नहीं की है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। सरकार कैसे कह सकती है कि वीआईपी कोई नहीं था, जबकि जांच पूरी नहीं हुई थी। उससे पहले सरकार का ये बयान आ गया था कि वीआईपी कोई नहीं है, वीआईपी कमरा है। ये कैसे सरकार ने मान लिया? इसका अर्थ ये है कि सरकार उस तथाकथित वीआईपी को बचाने के लिए पहले दिन से ही मशक्कत कर रही थी और अंततोगत्वा अब तक वो सफल हैं। मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मौका आएगा सरकार बदलेगी, निश्चित रूप में वो तथाकथित वीआईपी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन वर्तमान की सरकार उस तथाकथित वीआईपी को निसंदेह, कोई इसमें शक नहीं है कि उसको बचाने में लगी हुई है, बिल्कुल बचा रही है उसको, कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि अंकिता की माँ ने नाम तक ले लिया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अंकिता की माता ने अगर किसी व्यक्ति का नाम ले लिया कि तथाकथित वीआईपी वो फला व्यक्ति है तो वही हो, लेकिन इसके लिए सरकार को जांच करनी चाहिए। सरकार को उस तथाकथित व्यक्ति के जिसका नाम लिया गया, उस व्यक्ति के तमाम जो संपर्क सूत्र होते हैं, उन फ़ोन की डिटेल होती है, तमाम संपर्क करने के और तरीके होते हैं, उन तरीकों की विवेचना करनी चाहिए कि क्या उस दौरान जो व्यक्ति उसमें अरेस्ट है, जिसने ये हत्या की, क्या उसके साथ कोई कनेक्शन था, कोई बातचीत थी? अगर थी तो नार्को टेस्ट होना चाहिए कि भाई क्यों बात की थी, किस मामले में बात की थी। तो ये तमाम तरीके हैं। लेकिन उस व्यक्ति की जांच करने के स्थान पर अंकिता की माँ से पूछा जा रहा है कि तुम सबूत लाओ। भाई एक व्यक्ति जो विक्टिम है उसके पास होते हैं क्या सबूत? उसके पास शक है और उस शक के बिना पे पूछा जाता है। जब कोई मृतक होता है तो मृतक के रिश्तेदारों को पूछा जाता है कि आपको किसी पे शक है? उस जिस पे शक है उसका नाम ले लिया गया। अब उनको कहा जा रहा है कि तुम सबूत लाओ। तो ये पूरे रूप से भारतीय जनता पार्टी वीआईपी को बचाने में लगी हुई है और इस पूरी घटना के पीछे एक वीआईपी है, जो उस वीआईपी के मकसदों को पूरा करने के लिए जो लोग इंस्ट्रूमेंट बने, जो लोग जरिया बने, वो तो आज कानून के शिकंजे में जेल में बंद हैं। लेकिन जिन लोगों के हित के लिए ये सब कराया गया, वो आज भी घूम रहे हैं, आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। तो अंकिता भंडारी केस का ऐसा था। दूसरी बात है, सरकार अगर ये चाहती कि अंकिता भंडारी के केस में हम ऐसी कठोर कार्रवाई करेंगे कि भविष्य में आने वाले जो इस तरह की बातें होंगी, वो आदमी 10 बार सोचकर कांप उठेगा और इन इन कामों से बचेगा। अगर सरकार ये सोचती तो ये केस नहीं होता जो देहरादून में हुआ या जो उधम सिंह नगर में हुआ। ये केस बच सकते थे फिर, लेकिन चूंकि वहाँ छूट मिली तो फिर अपराधियों को, जब एक बार छूट मिलती है तो बाकी अपराधियों को एक मैसेज आता है कि भाई छूट मिल रही है, चलो ये भी अपराध कर लेते हैं। तो ये है, ये सरकार की कमी है। सर, अगर देखा जाए, इतिहास के पन्नों को टटोला जाए, तो केसेस को अगर कंपेयर किया जाए, आरुषि तलवार केस हुआ था। आरुषि तलवार केस भी ऐसा लग रहा है कि अब अंकिता भंडारी केस भी वैसे ही होता जा रहा है। उस समय कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी, आज भाजपा की सरकार सेंटर में है। 2008 में आरुषि तलवार केस हुआ था, 2022 में अंकिता भंडारी केस हुआ। तो इस समय इतना बीत गया, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर जो पुलिसिंग है, जो विक्टिम को लेकर जो एक सेंसिटिव अप्रोच होती है, वो पुलिस में नहीं दिखती है कहीं ना कहीं। इसको आप कैसे देखते हैं? अभी ये जो निर्भया के बाद जो देहरादून में जिस तरह का केस हुआ, ये भी बस में हुआ। बसों की सुरक्षाएं जो हैं वो सुनिश्चित नहीं की जाती। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आरुषि तलवार जो मर्डर केस था उसमें और अंकिता भंडारी के केस में बड़ा फ़र्क है। उस केस में ये जो बातें सामने आई, वो ये थी कि जो जो विवेचना के दौरान जो बातें सामने आई वो ये आई कि उसके परिजनों ने उस लड़की को किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत स्थिति में देख लिया और आवेश में आकर दोनों की हत्या हो गई। वो मामला ऐसा था। अंकिता भंडारी के मामले में ये है कि एक बाहरी व्यक्ति अपराधी था
और विक्टिम के साथ उसने जो कुछ सलूक किया उसके बाद विक्टिम की हत्या कर दी, और हत्या होने के बाद उसको छुपाने का प्रयास किया और उस वीआईपी को बचाने का प्रयास किया जिसके लिए ये हत्या की गई। तो ये दोनों केसों में बहुत अंतर है। अब कानून अपना काम करेगा, विवेचना अपनी तरह से होगी, लेकिन अंकिता भंडारी के मामले में तो निश्चित है कि सरकार ने अपराधियों को बचाने का काम किया। और मेरा ये मानना है कि सरकारों को, जब सरकार में कोई हो तो उन्हें कानून को अपना काम करने देना चाहिए, चाहे कितना भी पहुंच का व्यक्ति क्यों ना हो। अगर वो अपराधी है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न क्या था? दूसरा प्रश्न मेरा तो ये था कि इतने साल बीत गए, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, पुलिस का जो सेंसिटिव अप्रोच होना चाहिए वो नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे 2018 में कि जो भी प्राइवेट स्कूल बसेस हो उसमें कैमरास लगे, महिला वार्डन हो, और ड्राइवर्स का और पेरेंट्स का वेरिफिकेशन हो, इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी कार्ड्स हों बच्चों के, जिससे कि ट्रैक किया जा सके। वो अभी तक पूरी तरीके से कहीं पे भी उसकी तामील नहीं की गई है। उसी तरीके से हाई कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था जो रोडवेज़ की बसें हैं उनमें भी जो एंट्री गेट होता है बसेस का, उसमें भी सीसीटीवी कैमरास हो, वो भी नहीं पाया जाता है। हाँ, ये सब तरीके हैं कि अपराधों की रोकथाम की जा सके, और ये सब तरीके हैं कि अगर कोई अपराध घटित होता है तो उसमें एविडेंस तैयार किए जा सके, एविडेंस प्राप्त किए जा सकें। ये जिस बस में ये घटना हुई, मैंने सुना कि उस बस में भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जबकि ये अनुबंधित बस है और अनुबंध की शर्तों में ये प्रावधान है कि बस में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। अगर सीसीटीवी कैमरा होता तो विवेचना के दौरान जो विक्टिम है, जो जो प्रभावी पक्ष है, उसके लिए सबूत मिलते, लेकिन चूंकि वो नहीं थे तो ये होना चाहिए। और इस प्रकार से अगर जो कानून है उसका पालन होगा तो निश्चित रूप से अपराधों में कमी आएगी। इसमें आप रोडवेज जो विभाग है उसकी कितनी भूमिका है? अभी तक कोई रिस्पांस भी नहीं दिया है। नहीं, रोडवेज विभाग की भूमिका ये है कि जो नियम बने हैं उनको, नियम को लागू करवाए। अगर वो नहीं करवा रहे हैं तो उनका फेलियर है। भाई, नियम है कि रोडवेज की बस में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उदाहरण के लिए ये नियम है, और नहीं था उसमें, तो निश्चित रूप में उनको दोषी माना जाना चाहिए। जो इसके लिए जवाबदेह हैं उन लोगों को दोषी माना जाना चाहिए कि भाई क्यों नहीं था। तो ये सब बातें हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार को, जब अपराध होना अलग बात है, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों को बचाना अलग बात है। अगर सरकार अपराधियों को बचाने की मंशा रखेगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा, जो कि किसी भी प्रकार से समाज के लिए हितकर नहीं है। इसलिए सरकार को ये टेंडेंसी छोड़ देनी चाहिए कि ये मेरा आदमी है, इसको बचाओ, ये दूसरे का आदमी है, इसको फंसाओ। ये टेंडेंसी सरकार को बदलनी चाहिए। जब कोई भी पक्ष, व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो उसे ये भावना रखनी चाहिए कि मैं सबका हूँ। इसलिए जो जायज़ है, राजा को न्याय करने वाला होना चाहिए। जो जायज़ है वो जायज़ को हाँ अच्छा बोलिए, जो नाजायज़ है उसको ना बोलिए कि कहीं ख़राब है। तो इस टेंडेंसी को सरकार को बदलना पड़ेगा। आप सरकार से क्या मांग करते हैं? क्योंकि आईएसबीटी एक बहुत ही सुरक्षित स्थान माना जाता है जहाँ से तमाम यात्री आते हैं, और जो आईएसबीटी में जिस तरह की घटना हुई है, पुलिस ने अभी तक की इन्वेस्टिगेशन देखी जाए तो गिरफ्तारी भी कर ली है और इन्वेस्टिगेशन जारी है, एसआईटी जारी है। इसमें रोडवेज डिपार्टमेंट की जो भूमिका है उसको कैसे देखते हैं? सीसीटीवी कैमरास होने के बाद भी बसेस में स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरास हैं, बसेस में नहीं है, और जो बसें खड़ी रहती हैं वो एक अपराध का अड्डा बनती जा रही हैं। इसको क्या कहते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया मैं तो ये मानता हूँ कि भाई इसमें उन्हीं लोगों का रोल है जो लोग आज विक्टिम हैं। 4 या 5 लोग बताए जा रहे हैं कि 4-5 लोग जो रोडवेज अपराधी जो हैं, सॉरी विक्टिम नहीं कह रहा हूँ, विक्टिम नहीं, अपराधी, जो अपराधी हैं वो 4-5 लोग हैं। तो वो 4-5 जो लोग हैं वो इसके लिए सीधे तौर पर जवाबदेह हैं। रोडवेज के बाकी लोगों को या रोडवेज डिपार्टमेंट को आप इस रूप में ज़रूर कह सकते हैं कि उस बसों पर कैमरे नहीं थे इसलिए वो इसके लिए जवाबदेह हैं कि कैमरे क्यों नहीं थे। लेकिन इस घटना के लिए हम ये कहें कि वो लोग जवाबदेह हैं, बाकी के लोग जवाबदेह हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। ये जो 4-5 लोग थे, इन्होंने जब इस घटना को अंजाम दिया तो चूंकि जितने लोग इस घटना को जानते थे वो सभी के सभी अपराधी हैं, तो बाहर कौन बोलता? वो तो, ये जो मैंने सुना कि कहानी जो सुनी मैंने कि हुआ ये कि वो लड़की जब बाहर आई तो किसी गार्ड ने उसको अकेले देख कर पूछा कि भाई तुम अकेले कहाँ, एक कम उम्र की लड़की रात को अकेले जा रही है। तो उसने उसकी सुरक्षा की दृष्टि से पूछा गार्ड ने कि भाई तुम कहाँ जा रही हो, क्या है। जब उनको कुछ संदेह लगा तो उन्होंने किसी महिला गार्ड को बुलाया, और तब जाके, इसलिए कि वो अकेली है
और थोड़ा मैंने सुना कि दिमागी तौर पर भी थोड़ा विक्षिप्त सी लगी, उन्होंने उसको बाल संरक्षण गृह या कहीं भेजने की व्यवस्था की। तो ये तो तब जाके बातें खुली, दूसरे तीसरे चौथे दिन बातें खुली, जब उस लड़की की काउंसलिंग हुई कि कहाँ से आई, क्या हुआ क्या हुआ, बार बार पूछा गया, तो तब जाके बात खुली। अन्यथा वो चारों तो जो अपराधी थे, पांचों जो थे, वो तो चुपचाप हो गए थे, साइड हो गए थे। तो इसमें डिपार्टमेंट के अन्य लोगों को सीधे तौर पर इस बात के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता कि इस घटना में उनका कोई हाथ है या लेना देना है। ठीक है, ये ज़रूर है कि सीसीटीवी कैमरे नहीं थे बसों में, कब चेक किया कब नहीं किया, उसके लिए ज़रूर उनको प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं थे सीसीटीवी कैमरे, होने चाहिए, ये ज़रूर पूछा जाना चाहिए। पर घटना से बाकी लोगों का कोई सीधा संबंध मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता। इस घटना का प्रभाव क्या पड़ता है उत्तराखंड पे? काफ़ी सुरक्षित जगह मानी जाती है। नहीं, देखिए, प्रभाव तो गलत ही पड़ता है। उत्तराखंड को जिस रूप में लोग जानते हैं, उस छवि पर एक आघात पहुंचता है, उस छवि पर एक दाग लगता है, और अंततोगत्वा पूरे प्रदेश की नाकिस्ती होती है, पूरे प्रदेश के जो इमेज है उस पर आघात पहुंचता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदयाल जी, उनका कहना है कि अंकिता भंडारी केस के बाद भी हमने सबक नहीं लिया है। जो सुरक्षा जो मानक हैं उनको पूर्ण रूप से उसको लागू करना चाहिए, और अंकिता भंडारी केस में भी जो अभियुक्त जो वंचित हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए और इसकी जांच जो है वो पूरी हो, क्योंकि लगातार पूरे देश में इस समय महिला सुरक्षा को लेकर कोहराम मचा हुआ है। उत्तराखंड में भी ऐसे 2 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड को सुरक्षा के लिहाज से, महिला सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी सेफ माना जाता है। अगर उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होंगी तो फिर देवभूमि का आगे भविष्य क्या होगा?